हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंटिफाइड ह्यूमन। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, लिंक रिएक्शन क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है। ऑलमोस्ट रेस्पिरेशन का कोर कंटेंट हम कवर कर चुके हैं। हम एक बात तो समझ गए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी अधिक मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में मेन प्रोसेस ऑपरेट होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि देखिए, अभी तक यदि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देखें तो पहले वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेता है और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पे टोटल 4 एटीपी मिले थे और हमने 2 एटीपी प्रोसेस में खर्च किए थे, तो नेट गेन ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी का हुआ था। अब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ था और एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जाकर वहाँ ऑक्सैलोएसीटेट के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंसेशन की मदद से साइट्रेट बनाया था। आज हम बात करेंगे जो मिल रहा था एक बार क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होने पर 3 NADH2, 1 FADH2 और एक क्रेब्स साइकिल होने पर फिर से 3 NADH2 और 1 FADH2 मिलेगा। सोचो फिर क्यों ऑपरेट हो रहा है क्रेब्स साइकिल? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुवेट बने थे और वो लिंक रिएक्शन में जाकर 2 NADH2 का फॉर्मेशन करेगा along with 2 molecules of acetyl coenzyme A। तो कुल मिलाकर कितने हो गए हमें? जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में गया तो ग्लाइकोलाइसिस से 2 NADH2, लिंक रिएक्शन से 2 NADH2 और क्रेब्स साइकिल से 6 NADH2 और 2 FADH2 मिला था। सो टोटल 10 NADH2 और 2 FADH2 मिला। मतलब ये है कि हमें तो बहुत कम मिला एटीपी, जो मिला वो NADH2 और FADH2 के रूप में मिला। अब इसका हम करें तो करें क्या? इसका करेंगे हम इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये NADH2 और FADH2 इनके पास प्रोटॉन लेके आते हैं और इनके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूव करेगा और प्रोटॉन को हम एक जगह स्टोर कर देंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट को स्टेबलाइज करेंगे। उस प्रोटॉन ग्रेडियंट से हम एटीपी को जनरेट कर पाएंगे। जनरली एटीपी के फॉर्मेशन केमियोस्मोटिक थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अगले चरण में NADH2 और FADH2 में स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज और यूटिलाइज करना है। ये तब एकम्प्लिश होता है जब उनका ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द्वारा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है, मतलब पानी का निर्माण होता है। मेटाबॉलिक पाथवे जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर की ओर पास होता है, इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब इलेक्ट्रॉन्स NADH से बनते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल के दौरान वो ऑक्सीडाइज होते हैं एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज से। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स अरेंज होता है स्पेसिफिक सीरीज में, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम ये एक सीरीज ऑफ कोएंजाइम्स और साइटोक्रोम्स है जहां इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्टेशन होता है एक एंजाइम या साइटोक्रोम से नेक्स्ट पे। ये एक डाउनहिल जर्नी है एनर्जी के लॉस के साथ हर स्टेप में। कॉम्प्लेक्सेस 1 to 4 इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज है। NADH डिहाइड्रोजिनेज has 2 prosthetic groups, namely flavin mononucleotide और iron sulfur complexes। दोनों इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन NADH से FMN में ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन्स नाउ आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स में जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन में ट्रांसफ़र होता है। ये यूबिक्विनोन इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। यूबिक्विनोन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स या इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू भी लेते हैं। तो अब यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो चुका है। रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन यानी यूबिक्विनोल ऑक्सीडाइज होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम C के थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 यानी साइटोक्रोम BC1 में ट्रांसफ़र होता है। बेसिकली साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन है जो इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में होता है और ये एक मोबाइल कैरियर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 और 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 मतलब साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है जिनमें साइटोक्रोम्स 3 और 2 कॉपर सेंटर्स यानी कॉपर A और कॉपर B है। ATP सिंथेस एक F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स है। जब इलेक्ट्रॉन्स एक कैरियर से दूसरे कैरियर में पास होते हैं भाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4 तब ATP का प्रोडक्शन होता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ATP के प्रोडक्शन के नंबर नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर पर निर्भर करता है। एक NADH2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन से ATP का 3 मॉलिक्यूल्स बनता है और एक FADH2 ATP का 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ऑल्दो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है पर ऑक्सीजन का रोल टर्मिनल स्टेज पे ही लिमिटेड है। येट ऑक्सीजन का प्रेजेंस वाइटल होता है क्योंकि पूरे प्रोसेस को ड्राइव करता है बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। एनर्जी जो रिलीज होता है ड्यूरिंग पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कैरियर टू द अदर वो अवेलेबल होता है स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस को। वो पंप करता है प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन आयन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स से टू द आउटर चैम्बर। यहाँ पे 3 साइट्स है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 एंजाइम्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है आउटर चैम्बर में जिससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो मेम्ब्रेन के इनर और आउटर साइड में प्रोटॉन कंसंट्रेशन के डिफरेंसेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये ग्रेडियंट क्रिएट होता है ड्यू टू हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑन वन साइड और इसको प्रोटोनोमोटिव फोर्स कहा जाता है। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आउटर चैम्बर में होने की वजह से प्रोटॉन्स पास होता है इनवर्टली इनटू मैट्रिक्स या इनर चैम्बर थ्रू इनर मेम्ब्रेन। स्पेशल रोटेटिंग प्रोटॉन चैनल्स होता है F0 F1 पार्टिकल के F0 रीजन में। प्रोटॉन्स का फ्लो थ्रू F1 चैनल F1 पार्टिकल को इंड्यूस करता है ATP सिंथेस जैसे फंक्शन करने के लिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट का एनर्जी यूज होता है ड्यूरिंग द अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट रेडिकल टू ADP बाय हाई एनर्जी बॉन्ड। तो ये ATP बनाता है। NADH2 का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन से 3 ATP मॉलिक्यूल बनाता है और FADH2 का 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो अब हम अगर काउंट करते हैं कि कितने ATP मिलते हैं पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब मिलाकर। तो हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन 2 ATP का हुआ था along with 2 NADH2 मॉलिक्यूल और ये 2 NADH2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर 6 ATP का फॉर्मेशन करेगा तो टोटल 8 ATP होगा। अब लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 फॉर्म हुआ था तो ये 2 NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर 6 ATP बनाएगा। सिमिलरली क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2 फॉर्म हुआ था, वो ETS में जाने के बाद 18 ATP बनाएगा। 2 FADH2 जो बना था वो
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से 4 ATP बनाएगा और 2 ATP रिएक्शन के दौरान ही बने थे, तो टोटल कितने हुए? 18 + 4 + 2 दैट इज 24 ATP, जो कि हमें क्रेब्स साइकिल से मिले। अगर ओवरऑल सेलुलर रेस्पिरेशन देखें तो ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP, लिंक रिएक्शन से 6 ATP और क्रेब्स साइकिल से 24 ATP, तो टोटल हमें 38 ATP मिलते हैं पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन को कंसिडर करें तो। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इतने सारे प्रोसेस से गुजरते हुए आपको 38 ATP दे रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड लास्टली, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। Goodbye.